मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन। हम यहाँ पर पूरे पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस। हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि किस चैप्टर का वेटेज यहाँ पर इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है। कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर ऐसे पता चलते हैं, उन क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1 हमारे पास में मैक्सिमम 12 मार्क का सेक्शन है। मतलब यहाँ पर अगर हम सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो हमें 12 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर इस सेक्शन में हमारे पास में 3 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और हर एक क्वेश्चन के ABCD 4 सॉल्यूशन होंगे। ओके, और 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मतलब जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अगर हम किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही हैं और चारों आप सही टिक कर देते हैं तो +4 मार्क आपको मिलेंगे। अगर 3 ऑप्शन वहाँ पर सही हैं और तीनों सही कर देते हैं, 4 ऑप्शन सही है और उसमें से 3 सही कर देते हैं, मतलब कि 4 ऑप्शन अगर सही है और उसमें से अगर आप 3 सही चूज कर देते हैं तो आपको +3 मार्क मिलेंगे। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन या उससे ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और आप उसमें से 2 चूज कर देते हैं, करेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो आपको +2 मार्क मिलेंगे। सेम एज इट इज +1 कब मिलने वाला है आपको? जब 2 ऑप्शन या उससे ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो और उसमें से आप केवल एक ऑप्शन सही सिलेक्ट करते हैं। अगर हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करते तो डेफिनेटली हमको 0 मार्क मिलेंगे और अगर हम कोई भी गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं तो हमको -2 मार्क मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। इस टाइप के सेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और यहाँ पर जब कभी हम इस टाइप के मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको ऑप्शन वाइज चलना चाहिए, एक एक ऑप्शन को हमको चेक करते हुए आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है a slide with a frictionless curved surface which become horizontal at its lower end. ओके, जैसा यहाँ पर हमको ये स्लाइड दिख रहा है, ओके, ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, इसका हाइट यहाँ पर H डायग्राम में गिवन है और ये जो एक छोटा सा पार्टिकल है ये इसके ऊपर स्लाइड करता है और जब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाता है तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है और उसका वेलोसिटी यहाँ पर u0 वेक्टर गिवन है। ओके, तो आगे देखते हैं। इज फिक्स्ड ऑन दी टेरेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h पर ये फिक्स्ड है। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड इज शोन इन फिगर। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड ऑन द स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट एट हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेरेस। ओके, तो ये डायग्राम में दिख ही रहा है हमको जैसा कि, और हम समझ भी चुके हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं वो। the ball leaves the slide with velocity u0 is equal to u0 escape। मतलब x डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, falls on the ground at a distance d from the building making angle theta with horizontal। ओके, और यहाँ पर इसका जितने वेलोसिटी से ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, उसका जो एंगल है वो जरा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ओके, जब कभी हम इस एंगल की बात करेंगे तो हमको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि वो कितनी वेलोसिटी से टकरा रही है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर डी डिस्टेंस पे गिवन है, वो डी डिस्टेंस पे जाकर टकरा रही है। इट बाउंसेस ऑफ विथ वेलोसिटी v, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, वापस से v वेलोसिटी से वो रिबाउंड करती है ना, and reaches up to maximum height h1। the acceleration due to gravity is g and coefficient of restitution। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गिवन है जो ध्यान से समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 गिवन है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है जो कि कह रहा है कि u0 इज इक्वल टू √2gh एक्सकेप होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ओके, अगर हम फर्स्ट केस के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये, तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो
हाईएस्ट पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, ओके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u नॉट स्क्वायर होगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ m से m हम कैंसिल करेंगे और u नॉट का वैल्यू √2gh होगा। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डेफिनेटली ये x डायरेक्शन का होगा, तो 2gh x कैप हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला ऑप्शन को अगर हम देखें तो उन्होंने कह रखा है कि v जो है मतलब आफ्टर बाउंस, सॉरी, जब वो बाउंस करेगी है ना, वापस से जब वो टकरा के वापस से रिबाउंस करेगी तो v वेलोसिटी हो जाएगा और उस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे और दोनों जीरो हैं, सॉरी दोनों कंपोनेंट इक्वल है √2gh और √2gh पर जो z कंपोनेंट है वो नेगेटिव दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से ही उसका एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्योंकि वो जो भी उनके कंपोनेंट होंगे, है ना, जो भी कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो √2gh ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √2gh ही होगा और वर्टिकल vy अगर हमको फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर हमको वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट वाला तो हमने यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके लिए सॉल्यूशन देख लिया, ये ए के लिए हमने सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम बी के लिए अगर सॉल्यूशन देखें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले यूज करेंगे, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ई क्या होता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर 1/√3 दे रखा है, देख ना 1/√3 इज इक्वल टू ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका वेलोसिटी हम 0 कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, इसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं। तो ये v2 जो होगा वो भी 0 होगा और u2 जो होगा वो भी 0 होगा, है ना। माइनस v1 हम लिखेंगे, v1 का वैल्यू यहाँ पर vy है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम रिबाउंड के पहले वेलोसिटी देखें, है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब वो टकराएगी बॉल तो उसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा √2g और h का वैल्यू 3h, ओके। वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना होगा, √2g इंटू 3h। अब ये कहाँ से आया वो ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि जब वो h हाइट से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, ओके। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। तो अगर हम vy की बात करें, है ना, अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वहां पर हम लिख सकते हैं लास्ट वाला थर्ड इक्वेशन आप यूज करके ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट जो होगा √6gh होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी भी आपको कोई डाउट है कि ये कैसे आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम इसे और प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं एच हाइट से और वो जब ग्राउंड को पे टकराती है ना, जैसे हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किया तो जब वो ग्राउंड पर टकराएगी तो उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू ही होगा पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा √2gh और h का वैल्यू यहाँ पर 3h गिवन है, यहाँ पर h का वैल्यू कितना है 3h गिवन है ना। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंबाइन है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोलिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशियल उसका वेलोसिटी था √6gh, ओके। अगर हम vy की वैल्यू
फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड था तो वेलोसिटी का हमको आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और वी वाई का वैल्यू हमारे पास में मिलेगा 1/√3 इंटू √6GH, मतलब कि √2GH। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही वर्टिकल कंपोनेंट भी है, √2GH, है ना। मतलब ये बी वाला ऑप्शन का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सही बता रहा है, पर डायरेक्शन बिल्कुल गलत बता रहा है। यहाँ पर माइनस जेड कैप नहीं आना चाहिए, यहाँ पर प्लस जेड कैप आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करें, थीटा का वैल्यू फाइंड करें, तो अब हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के लिए जाएंगे, है ना। अब अगर हम सी के लिए यहाँ पर जाते हैं तो टेन थीटा जो होगा जब वो टकराएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा वो पता करना पड़ेगा। तो उस वेलोसिटी का मान लेते हैं जब वो टकरा रहा था उसका वेलोसिटी है v, है ना, ये v वेक्टर है, और इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि √2GH है और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि √6GH है। तो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज √6GH डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज √2GH। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो √3 हमको मिलेगा, और टेन थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर ये थीटा डेफिनेटली, ये एंगल या फिर हम अपोजिट एंगल कहें थीटा, तो डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। मतलब ये जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, अब अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में गिवन है कि स्मॉल डी डिवाइडेड बाय h1, h1 क्या है, थोड़ा सा इसे हमें रब करना पड़ेगा, या हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। एक मिनट आप रुकिए, हम दूसरा स्लाइड, तो यहाँ पर हमने दूसरा स्लाइड ले लिया है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले डी का वैल्यू कैलकुलेट करें, है ना, तो डी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पर डी ऑप्शन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम डी का वैल्यू देखेंगे तो हमको पता है रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है u इंटू 2h/g। तो 2h का वैल्यू यहाँ पर 3h है डिवाइडेड बाई g, है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट आप पहले अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप अटेंड कीजिएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो एक बार आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन आप अटेंड कीजिएगा। यू का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा √2GH जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, और ये हो जाएगा 6h डिवाइडेड बाई जी। ये √g से √g यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये रूट जो है वो g पर भी है पूरा, ठीक है, √g से √g कैंसिल हो जाएगा। d इक्वल टू हमको मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको मिलेगा 2√3 इंटू h। ओके, अब हमें h1 कैलकुलेट करना है कि जब वो रिबाउंड करेगा तो कितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, ठीक है, और वो निकालने के लिए हम मैक्सिमम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए हमको इनिशियल वेलोसिटी v पता होना चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, √2GH x के प्लस z के, है ना। ये हम बात कर चुके हैं, दोनों कंपोनेंट इक्वल है, उसके दो जो कंपोनेंट थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था √2GH, ये हमने देखा, और वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने के बाद हमारे पास में √2GH ही आया था, है ना। तो ये दो कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिखे, एक x डायरेक्शन में था और एक z डायरेक्शन में था। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो वो हो जाएगा √2GH इंटू √2, है ना, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा √2, है ना। तो ये उसका मैग्नीट्यूड आया। और थीटा कितना होगा बताइए, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, जैसे हम θ1 कंसिडर कर लेते हैं, है ना, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा बताइए, θ1 कितना होगा 45 डिग्री, है ना। क्यों होगा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों कंपोनेंट इक्वल है तो 45 डिग्री।
ओके, यहाँ पर अगर आप h1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लिख सकते हैं u स्क्वायर, है ना, हम लिखेंगे v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो u स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में होगा √4gh, और इसका होल स्क्वायर हम करेंगे। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2g। तो h1 का वैल्यू कितना आया जरा देखिए, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4gh इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ g से g कैंसिल हो जाएगा और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट h1 का वैल्यू h के बराबर हमको मिलता है। और अगर हम d बाई h1 कैलकुलेट करें तो d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू तो 2√3 इंटू h आया। ओके, और h1 का वैल्यू कितना आया, h के बराबर, h से h यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2√3। ओके, बिल्कुल सही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, है ना, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए बी नहीं चूज करेंगे हम, और सी चूज करेंगे। अगर आप ये तीनों ऑप्शन जो हैं बी वाले को छोड़कर तीनों ऑप्शन टिक करते हैं तो आपको 4 मार्क पूरे मिलेंगे। थैंक यू।